स्वागत है स्टूडेंट्स आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट केमिस्ट्री बायो क्लासेज चैनल पर। तो बेटा नेक्स्ट आज अपन देखेंगे बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक। अपन पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसमें आज अपन देखते हैं इंटेस्टाइन, आंत्र। इंटेस्टाइन को हिंदी में आंत्र बोलते हैं। यह लगभग 4.5 मीटर लंबी संरचना होती है तथा यह कुंडलित अवस्था में पाई जाती है। यह अत्यधिक अपने शरीर की तुलना में यह अत्यधिक लंबी होती है। तो यह अत्यधिक लंबी होने के बावजूद भी अपने शरीर में कैसे रहती है? कुंडलित अवस्था में। अब देखो इंटेस्टाइन के दो पार्ट है अपने शरीर में। अपने शरीर में इंटेस्टाइन को दो भागों में बांट रखा है। फर्स्ट देयर का स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को अपन बोलते हैं छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? छोटी आंत या छोटी आंत्र। और लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत्र, बड़ी आंत्र या फिर बृहद आंत्र। अब देखो फिर से बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन को फिर से तीन भागों में बांट दिया इसने, ड्यूडेनम और जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन को भी तीन भागों में, सीकम, कोलन, रेक्टम। अब बेटा ये देखो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनको किस आधार पर डिवाइड किया गया है, किस आधार पर बांटा गया है। अपन स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करें या लंबाई की बात करें, अपन स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई की बात करें तो यह बड़ी आंत से क्या होता है? बड़ी आंत्र से लंबी हो गया। और इसकी लंबाई की बात करें छोटी आंत्र से छोटी लंबाई में। अब अगर अपन इसके डायमीटर की बात करें, तो इसका डायमीटर या चौड़ाई बड़ी आंत्र से छोटा, इसकी चौड़ाई या फिर जो डायमीटर होता है वो बड़ी आंत से क्या होती है? छोटी। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो छोटी आंत्र से बड़ा। ये लास्ट वाला कारण ही है बेटा, ये लास्ट वाला कारण ही है कि इस वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत को अपन छोटी आंत के नाम से जानते हैं। किस कारण? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो बड़ी आंत से क्या होता है? कम होता है। और बड़ी आंत के लिए इसका जो डायमीटर होता है वो छोटी आंत से क्या होता है? बड़ा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन की। इसके तीन पार्ट देख लिए थे अपन ने, एक तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो फर्स्ट भाग है इसका वो ड्यूडेनम, और वो क्या होता है बेटा? सी आकार का होता है। ये कैसा होता है? सी आकार का। यहाँ पर आप इसकी संरचना देखते हैं ड्यूडेनम की। ये क्या बेटा? ड्यूडेनम। और यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें सहपित नलिका व अग्नाशय नलिका खुलती है। डायग्राम में दिखा रखा है बेटा। ये तो क्या हो गया? अग्नाशय या पेनक्रियाज, और ये क्या हो गया? गोल ब्लैडर। तो क्या बताया इसने कि इसमें सहपित नलिका व अग्नाशय नलिका खुलती है। यह आमाशय व जेजुनम को जोड़ता है। बेटा यहाँ पर क्या था? स्टोमक। यहाँ पर क्या था? स्टोमक। तो ये क्या करता है? आमाशय या फिर स्टोमक और जेजुनम को क्या करता है? जोड़ता है।
ये जेजुनम रहा और ये स्टोमक। तो ये दोनों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। फिर सेकंड पार्ट की बात अपन करते हैं इधर। यह लगभग 1 मीटर लंबा होता है, यह लगभग 1 मीटर लंबा होता है। इसकी भित्ति अपेक्षाकृत मोटी व रक्त केशिकाएं अधिक पाई जाती है। इसकी भित्ति क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है और इसमें रक्त केशिकाएं अधिक पाई जाती है। रक्त केशिकाओं का अधिक पाए जाने का कारण बेटा, क्योंकि पाचन के दौरान अवशोषण भी तो करवाना है, वो आगे देखेंगे। अभी तो अपन इनकी संरचनाओं की बात कर रहे हैं ना। फिर आगे देर का इसमें मोटे विलाई पाए जाते हैं। ये विलाई क्या करते हैं बेटा, अवशोषण में सहायता करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना इधर कि इसकी भित्ति अपेक्षाकृत मोटी होती है, वह इसमें रक्त केशिकाएं अधिक पाई जाती है तथा इसमें मोटे विलाई पाए जाते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है कि ये क्या है, जेजुनम हो गया। और अगर अपन जेजुनम की एक और बात करें तो यह ड्यूडेनम और इलियम को जोड़ने का कार्य करती है, क्योंकि बीच की कड़ी तो है, तो बीच की कड़ी आपस में इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। फिर ये थर्ड भाग की बात करें अपन इलियम की, तो इसमें देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 1.7 मीटर होती है। इसका अंतिम भाग मोटा व फूला हुआ होता है। इसका अंतिम भाग मोटा व फूला होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, सेकुलस रोटंडस। जिसे क्या कहते हैं, सेकुलस रोटंडस। तो ध्यान रखना इसका कि अंतिम भाग मोटा व फूला होता है, जिसे सेकुलस रोटंडस कहते हैं। फिर बेटा इलियम के आगे नेक्स्ट भाग क्या आ जाता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम। तो देखो यह सीकम से किस संरचना द्वारा जुड़ा रहता है, यह सीकम से किस संरचना द्वारा जुड़ा रहता है, यह इलियोसिकल कपाट, यह इलियोसिकल कपाट द्वारा सीकम में खुलता है। यह सीकम से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें पेयर पैचेज पाए जाते हैं। ये बेटा पेयर पैचेज और विलाई अवशोषण करने से संबंधित संरचनाएं होती है। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और ये डायग्राम देख लो थोड़ा। ये तो सहपिता से नलिका आ गई और ये अग्ना से नलिका आ गई। तो ये तीनों की तीनों मिलकर ड्यूडेनम में खुलती है, ग्रहणी में खुलती है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो नेक्स्ट बेटा अपन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी की या औतिकी की। तो औतिकी का अध्ययन अपन 4 पदों के रूप में करते हैं। जो सबसे बाहर वाला होता है उसे सिरोसा कहते हैं, और सिरोसा के अंदर मस्कुलर लेयर, और मस्कुलर लेयर से अंदर सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर होता है म्यूकोसा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसको, सिरोसा। यह पेरिटोनियम स्तर व संयोजी उत्तकों का बना होता है। यह पेरिटोनियम स्तर व संयोजी उत्तकों का बना होता है। बेटा पेरिटोनियम स्तर एक झिल्ली होती है जो अंतरांगों को आपस में जोड़ती है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं मस्कुलर लेयर की। मस्कुलर लेयर, ये इसमें पेशी स्तर क्या होता है, कम विकसित होता है तथा तिरका पेशी स्तर नहीं पाया जाता। इसमें तिरका पेशी स्तर नहीं पाया जाता, ध्यान रखो। और आगे देखा अनुलंब पेशी स्तर व बाहर व्रंतुल पेशी स्तर अंदर की ओर पाया जाता है। बेटा जो अनुलंब पेशी स्तर पाया जाता है वह तो बाहर की तरफ पाया जाता है तथा व्रंतुल पेशी स्तर अंदर की ओर पाया जाता है। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन सब म्यूकोसा की। इसके संयोजी उत्तक में रक्त केशिकाओं की संख्या अधिक होती है तथा इसमें ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है, क्षारीय तरल का स्राव करती है। तो अपन ये भी देखते हैं कि जो ब्रूनर ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, क्षारीय तरल का श्रावण करती है। अब ये बेटा ब्रूनर ग्रंथियां कौन से भाग में पाई जाती है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम या ग्रहिणी। फिर आगे देर का पीले रंग के कोशिका समूह है, पीले रंग के कोशिका समूह पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पेयर पैचेज कहा जाता है। जो लसिकाणुओं का निर्माण कर, जो लसिकाणुओं या लिम्फोसाइट का निर्माण कर भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। अभी बेटा पेयर पैचेज कहां पर पाए जा रहे थे, पढ़ा था ना अपन ने, IL
EUM, इलियम में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट बेटा म्यूकोसा की बात करते हैं। इसमें अंगुली जैसे उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा, विलाई कहा जाता है। अंगुली जैसे उभार या अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा, विलाई कहा जाता है। विलाई के आधार भाग में लीबर कुहन की दरार पाई जाती है। देखो ये विलाई होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं अंगुलीनुमा उभार। तो इनकी आधार भाग में लीबर कुहन की दरार खुलती है। लीबर कुहन ग्रंथियों की दरार खुलती है, जिनसे क्या होता है बेटा, इन दरार के खुलने के कारण पाचन ग्रंथियां आंत्र में खुलती है। यानी जो पाचन ग्रंथियों का जो स्राव होता है, ये लीबर कोने के दरार के द्वारा आंत्र में हो जाता है। अब बेटा इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। फर्स्ट देखिए गोगलेट सेल। ये गोगलेट सेल्स क्या करती है बेटा, ये श्लेष्मा का श्रावण करती है। गोगलेट सेल्स क्या करती है, श्लेष्मा का श्रावण करती है। तो देखो बेटा, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बेटा जो नेक्स्ट 2 कोशिकाएं बच गई गोगलेट सेल्स के अलावा, जो 2 सेल्स बच गई उनकी चर्चा करते हैं। तो पेनेथ सेल्स यानी पेनेथ कोशिकाएं होती है, जो क्या करती है बेटा, लाइसोजाइम का सिक्रेशन करती है, लाइसोजाइम का स्रावण करती है, जो जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। जो क्या करता है बेटा, जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक कोशिका और होती है आंतरीय कोशिका। यह आंतरीय रस का श्रावण करती है। ये क्या करती है बेटा, आंतरीय रस का श्रावण करती है। बेटा आंतरीय रस में क्या होता है, इसमें अधिकांश तो जल और जल अपघट्य, जल और जल अपघट्य होते हैं। देखो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। अभी नेक्स्ट बात करते हैं अपन लार्ज इंटेस्टाइन की।